इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स में कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जो हर एक देश को अपनी फॉरेन पॉलिसी बदलने के ऊपर मजबूर कर देते हैं। भारत को ये चीज़ काफ़ी पहले रियलाइज़ हो गई थी कि आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में किसी एक देश के ऊपर निर्भरता रखना ये सबसे बड़ी भूल होगी और आगे चलकर ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए भारत ने पहले फेज में इतिहास के अपने सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर रशिया से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने डिफेंस टाइज को मजबूत करना स्टार्ट कर दिया था। और अगले फेज में मोदी सरकार ने डिफेंस के क्षेत्र में खुद आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया। अब सेम चीज इजराइल को भी रियलाइज हो रही है और इजराइल ने भी अपने इतिहास के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका के ऊपर से निर्भरता को खत्म करने का फैसला किया है। अमेरिका ईरान पीस डील एग्रीमेंट से सीख लेते हुए इजराइल ने अब कौन सी अनाउंसमेंट की है जो कुछ भारत से इंस्पायर्ड फैसला लगता है, हम वो तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी बात करेंगे कि जापान ने भारत को लेकर क्या स्टेप उठाया है। इसके साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के स्टेट फ्यूनरल में भारत सरकार के अलावा भारत से कौन से लीडर्स ने ईरान का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। और राफेल फाइटर जेट्स की डील में भारत ने फ्रांस के सामने एक नई कंडीशन रखी है, वो कंडीशन क्या है हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल अमेरिका के बारे में, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस चल रही हैं, ऊपर से जो डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेटमेंट आ रही हैं, उनको लेकर इजराइल बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहा है। रॉयटर्स, CNN, BBC ने भी ये स्टोरी कवर की है। इजराइल ने फैसला किया है कि वो अमेरिका से हर साल जो बिलियन ऑफ डॉलर्स की फाइनेंशियल एड ले रहे थे उसको इजराइल लेना बंद कर देगा। अब ये इजराइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन माना जा रहा है, क्योंकि सरफेस के ऊपर तो देखने पर लगता है कि यहाँ पर बात सिर्फ अमेरिकन एड की हो रही है, लेकिन असल में ये फैसला अमेरिका और इजराइल के रिलेशनशिप और अमेरिका और ईरान की नेगोशिएशंस के फ्यूचर को लेकर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट सिग्नल देखने को मिल रहा है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इजराइल की इकॉनमी अब इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है कि उन्हें अमेरिकन फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेतन्याहू के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, आई डोंट वांट इट, वी कैन फाइनेंस आवरसेल्व्स, ये कहा नेतन्याहू ने। इसके साथ ही इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने आगे कहा कि साल 2028 में जो करंट यूएस मिलिट्री एड फ्रेमवर्क खत्म होना है, उसके बाद वो धीरे धीरे डायरेक्ट अमेरिकन फाइनेंशियल एड को ही खत्म करने की ओर बढ़ेंगे और इजराइल यूएस रिलेशनशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदला जाना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट को डिकोड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इजराइल हर साल अमेरिका से लगभग 3.8 बिलियन डॉलर्स की मिलिट्री असिस्टेंस लेता है, यानी ऑन एन एवरेज 4 बिलियन डॉलर्स अमेरिका हर साल इजराइल को देता है। ऐसे में इजराइल को अपने कई सारे फैसले अमेरिका के इन्फ्लुएंस में लेने पड़ते हैं। अगर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह रहा है कि हमें अमेरिका के पैसे नहीं चाहिए, तो इसका साफ तौर पर एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। नेतन्याहू यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं कि इजराइल अब अमेरिका के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होगा और फ्यूचर में व्हाइट हाउस अगर ईरान के साथ पीस डील साइन कर लेता है या फिर इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाता है तो उसको इजराइल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब सवाल उठता है कि यूएस ईरान पीस डील की नेगोशिएशन से इजराइल खुश क्यों नहीं है। अब इसके पीछे के 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल चाहता है कि ईरान के साथ जो डील हो रही है उसमें सिविल पर्पस के लिए भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट का ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए और इजराइल चाहता है कि ईरान का पूरा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाए, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, ताकि फ्यूचर में ईरान की न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाए। दूसरा कारण है ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के ऊपर लगे सैंक्शंस में रिलैक्सेशन मिलती है या फिर ईरान के एसेट्स को रिलीज किया जाता है तो ईरान के पास ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज आ सकते हैं, जिससे ईरान हिजबुल्लाह, हमास और दूसरे प्रॉक्सी ग्रुप्स को पहले से ज़्यादा इनडायरेक्ट सपोर्ट देगा। इसलिए इजराइल चाहता है कि डील सिर्फ न्यूक्लियर इशू तक नहीं हो, प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी इसमें शामिल किया जाए। अब तीसरा कारण है अमेरिका की लगातार चेंज होती पॉलिसीज और प्रायोरिटीज। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कई सारी पॉलिसीज और अब गोल्स इजराइल के साथ अलाइन नहीं हो रहे हैं। इजराइल ईरान के साथ एक लंबे वॉर के लिए प्रिपेयर्ड था जो कई महीनों तक चलता, लेकिन अमेरिका इस वॉर को लंबा खींचने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन कम हो, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहे और ऑयल मार्केट स्टेबल रहे, लेकिन इजराइल को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, रीजन के गल्फ देश या फिर क्रूड ऑयल की कीमतों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में अब अमेरिका और इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं, यानी सेम नहीं है। अब ये 3 कारण तो हमको पता चल गए, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर अमेरिका ने ईरान के साथ पीस डील फाइनल कर साइन कर दी तो क्या इजराइल उसको रिस्पेक्ट करके चुपचाप बैठेगा भी या नहीं, या फिर इजराइल अमेरिका से अलग रास्ता अपनाते हुए अपनी इंडिपेंडेंट मिलिट्री पॉलिसी को और भी एग्रेसिवली कंटिन्यू करते रहेगा
और ईरान के खिलाफ स्ट्राइक्स जारी रखेगा। वैसे बात करें भारत की, जो फैसला आज इजराइल ने किया है, कुछ हद तक यही जर्नी भारत ने भी देखी है। एक वक्त था जब भारत भी कई सारी डेवलप्ड कंट्री से बायलैटरल लेवल के ऊपर फाइनेंशियल एड लिया करता था, लेकिन जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मजबूत हुए और ग्लोबल क्रेडिबिलिटी हमारी इंप्रूव होती गई, भारत सरकार ने भी धीरे धीरे इस तरह की एड को एक्सेप्ट करना कम कर दिया है और आज ऑलमोस्ट हम किसी कंट्री से फाइनेंशियल एड डायरेक्ट नहीं लेते हैं। आज तो सिचुएशन ये हो गई है कि भारत की सरकार खुद ही कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज को डेवलपमेंट असिस्टेंसेस, लाइन ऑफ क्रेडिट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग प्रोवाइड करती है। यानी अब हम बायलैटरल एड लेते नहीं हैं बल्कि देते हैं, और हर साल भारत सरकार के बजट में दूसरी कंट्रीज के लिए अलग से फंड्स को एलोकेट किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ईरान की सरकार ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को आयतुल्ला खामेनेई के स्टेट फनरल में इनवाइट किया है, लेकिन उसके साथ साथ भारत की पॉलिटिकल पार्टीज और कई सारे शिया लीडर्स को भी इनवाइट किया गया था। ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय कंफर्मेशन आ गई है कि जम्मू कश्मीर की एक्स चीफ मिनिस्टर और पीडीपी पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी ईरान का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और ये आयतुल्ला खामेनेई के स्टेट फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए ईरान जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी से सलमान खुर्शीद ने भी बताया है कि ये भी आयतुल्ला खामेनेई के फ्यूनरल में शामिल होंगे। भारत सरकार ने इससे पहले बिहार के गवर्नर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसनैन और विदेश मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स पवित्रा मार्गरीता को भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजने की घोषणा की थी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय जनता पार्टी से कोई जाता है या फिर नहीं, क्योंकि बीजेपी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन को भी ईरान ने इन्विटेशन भेजा है। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी पार्टी से कोई लीडर जाएगा, हाँ या फिर ना? बीजेपी किसी को नहीं भेजेगी। नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। एक और अपडेट ये भी आ रही है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद ही खामेनेई का स्टेट फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए ईरान जा रहा है और वहां से टर्की की विजिट के ऊपर जाएगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शहबाज शरीफ और टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान, इन दोनों की जो इस बार जॉइंट स्टेटमेंट आती है उसमें दोबारा से जम्मू कश्मीर का मसला मेंशन किया जाता है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और जापान को लेकर। आपको पता होगा कि जापान की प्राइम मिनिस्टर सनेई तकाइची आज भारत के दौरे पर आई हैं। सबसे पहले तो आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में जापानीज प्राइम मिनिस्टर को अपनी छोटी बहन कर संबोधित किया, जिसके रिप्लाई में जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि आपने अब मेरे को छोटी बहन माना है तो मैं जापान की तरफ से ये रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करूंगी। जब भी कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या देश के लीडर्स ऑफिशियल लैंग्वेज से हटकर भाई, बहन, दोस्त या परिवार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो इसको सिंबॉलिक डिप्लोमेसी कहा जाता है, जिसके बाद डिप्लोमेसी सिर्फ दो देशों के बीच एग्रीमेंट्स, MOUs या जॉइंट स्टेटमेंट तक सीमित नहीं रहती है। कई बार एक पर्सनल टच, एक इमोशनल कनेक्शन और एक परिवार जैसा रिश्ता बनाकर दो देशों के लीडर्स अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नए लेवल के ऊपर ले जाते हैं और इससे लीडर्स के बीच पर्सनल बॉन्डिंग भी मजबूत होती है, जिसके कंट्रीज को काफी सारे फायदे मिलते हैं। कंट्रीज के बीच ट्रस्ट डेवलप होता है, डिफिकल्ट और मुश्किल डील्स या नेगोशिएशंस भी दोनों लीडर्स की क्लोजनेस के कारण आसान हो जाती हैं। कम्युनिकेशन में परेशानी नहीं आती है और दोनों देश ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मिलकर काम कर पाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज आ रही है कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर अपने साथ 150 से भी ज्यादा बिजनेस लीडर्स और कंपनी हेड्स और रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ लाई हैं। पहले ये नंबर 50 बताया जा रहा था, लेकिन भारतीय मार्केट में जापानीज कंपनीज का ह्यूज इंटरेस्ट देखने के बाद 50 से नंबर को बढ़ाकर 150 करना पड़ा था। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक अपडेट आ रही है कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बिजनेस लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स भारत आए हैं, उन्होंने भारत की कंपनीज के साथ 123 MOUs और डील्स अभी तक साइन कर ली हैं, जिनकी वैल्यू $बिलियन में है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल फाइटर जेट्स की डील को लेकर। इस डील में स्टार्टिंग के 18 राफेल फाइटर जेट्स तो फ्रांस को फ्लाई अवे कंडीशंस में फ्रांस में ही मैन्युफैक्चर कर भारत को डिलीवर करने हैं, यानी ये 18 फ्रांस में बनकर भारत आएंगे, लेकिन जो बाकी के 96 फाइटर जेट्स होंगे वो मेक इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चर होने हैं। अब इस डील से संबंधित एक बड़ी अपडेट आ रही है। न्यूज आ रही है कि भारत ने फ्रांस के सामने एक और कंडीशन ऐड कर दी है और वो है भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले 96 राफेल फाइटर जेट्स को लेकर। भारत ने फ्रांस से कहा है कि 96 फाइटर जेट्स जो भारत में मैन्युफैक्चर होने हैं, जब उनकी डिलीवरी स्टार्ट होगी, पहले के बैच में जो फाइटर जेट्स भारत को डिलीवर होने हैं उनमें 40% का इंडिजीनियस कंटेंट होना चाहिए और जो फाइनल बैच होगा उसमें इसको बढ़ाकर 60% तक इंडिजीनियस कंटेंट करना होगा, यानी 60% लोकलाइजेशन करनी होगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार 40% और 60% इंडिजीनियस कंटेंट का मतलब क्या है।
इसका सीधा मतलब ये है कि भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले राफेल फाइटर जेट्स के 40 से 60% पार्ट्स, कंपोनेंट्स, वायरिंग, एवियोनिक्स के अंदर सिलेक्टेड सिस्टम्स, ये सब भारत की कंपनी से परचेज करने होंगे। शुरू के बैचेस में कम लोकलाइजेशन परसेंटेज इसलिए रखी गई है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और सप्लायर सिलेक्ट करने और सप्लाई चेन को डेवलप करने में समय लगता है। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन आगे बढ़ेगी, कंपनी के लिए भारत के अंदर सोर्सिंग करना आसान हो जाएगा। इसलिए फाइनल बैचेस तक लोकलाइजेशन को 60% तक पहुंचाने का टारगेट दिया गया है। भारत सरकार की ये प्लानिंग कॉस्ट कटिंग या पैसे बचाने के लिए नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म का स्ट्रेटेजिक विजन लेकर चला जा रहा है। भारत में राफेल फाइटर जेट्स के कंपोनेंट्स और पार्ट्स की सप्लाई चेन बनने से हजारों हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होंगी। भारत की प्राइवेट और पब्लिक डिफेंस कंपनीज को नए ऑर्डर्स मिलेंगे, जिससे कंपनीज का रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, लेकिन फ्यूचर में मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स के लिए बार बार फ्रांस के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और फ्यूचर में भारत इसी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर उनको अपने लिए और भी एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने में इस्तेमाल कर सकता है। यानी जो कंपनीज फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स के लिए स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट सप्लाई करेंगी, वो कल को भारत के दूसरे एडवांस्ड फाइटर जेट के लिए भी स्पेयर पार्ट और कंपोनेंट बना पाएंगी। ये भारत का टारगेट है और ऑब्जेक्टिव है।